हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कांक्षा मिश्रा ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आप सबके वहाँ भी बारिश शुरू हो गई होगी। रायपुर में तो 2-3 दिनों से लगातार बारिश हो ही रही है। आज का ब्लॉग आप लोगों के ही क्वेश्चन का आंसर है। बहुत से लोगों ने क्वेश्चन किया भी है और बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन है भी। ये चीज़ इंस्टाग्राम में भी डीएम आया है कि दी आप अपनी स्टोरी बताइए कि क्या है, क्या बात थी और क्या हुआ, क्यों आप सिंगल मदर हो, आप शेयर कीजिए हम सबके साथ। तो सबसे पहले तो मैं उन सबको आंसर कर दूं यहाँ से कि जिन लोगों को लग रहा है मैं रूड हूँ और मैं रिप्लाई नहीं कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं है। क्या होता है ना कि आप डीएम में सारी चीज़ें क्लियर, मतलब स्टोरी बहुत बड़ी है, बहुत सी चीज़ें हैं, सारा कुछ अगर मैं डीएम में एक्सप्लेन करने बैठूँ ना तो वो काफ़ी टाइम हो जाएगा और वर्ड समझ भी नहीं पाएंगे मेरी बातें। तो ये ब्लॉग मैं इसीलिए बना रही हूँ कि सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले मैं ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि जिन लोगों को लगता है मेरे हस्बैंड नहीं है, जिन लोगों को ये लगता है कि ही इज़ नो मोर, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जीवित हैं, मेरे लिए नहीं है लेकिन हाँ इस दुनिया में जीवित हैं। कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं पता, क्योंकि आज हमारा 1.5 साल से कोई कांटेक्ट नहीं है। तो हुआ ऐसा था कि आप सबको पता है कि मेरी बेटी है ना, मेरी बेटी अभी 1.5 साल की है। बेटी का नाम मेरी अंशा है। तो बहुत बड़ा रीज़न ये भी था कि मेरी बेटी है और गर्ल चाइल्ड बेटी होने की वजह से हमको छोड़ दिया गया, ये कह के कि मैं इतना खर्चा नहीं उठा सकता, मैं इतना कुछ नहीं कर पाऊँगा। और ये चीज़ भी तब याद आई जब खुद के पेरेंट्स 2.5 साल बाद आए। एक्चुअली ऐसा हुआ था कि हमारी शादी हुई थी लॉकडाउन में और हमको शादी के 45 दिन बाद घर से निकाल दिया गया था। और घर से निकालते वक्त ना शादी में वो लोग मुझे चढ़ाते हैं, चढ़ावा आता है, वो चीज़ वो लोग उतार के मुझे घर से निकाल दिए थे। अब 2.5 साल हम अलग रहते एक ही सिटी में थे, हम कुछ ही डिस्टेंस में रहते थे, हम रेंट के घर पे रहते थे। तो ऐसा था कि सारी फैमिली एक साइड और हम दोनों एक साइड। इवन ये किया जाता था कि अगर हमें किसी फैमिली फंक्शन में बुलाया जाए, हमें कोई इनवाइट कर ले, तो वहाँ से अपने बैग उठा के चले जाते थे कि इन लोगों को बुलाओगे तो मैं इस फंक्शन में नहीं रहूँगी। तो 2022 में ऐसा हुआ कि जब हम लोगों को पता चला कि अंशा होने वाली है, तो उस बीच जब श्राद्ध पड़ा ना, तो वो जा करके अपने मम्मी पापा के नाम से श्राद्ध कराए, मतलब बाल दे दिए, मूछ मुड़ा दिए, ऐसा करके वो आ गए कि मेरे मम्मी पापा मर गए, मैं बाल दे दिया उन लोगों के नाम से, ऐसा करके वो 2022 में यही हो गया। सो भी मैं ये बोली कि ये बहुत बड़ी चीज़ है, आज नहीं कल तो फैमिली मिलेगी, आप ये चीज़ कर दी, ये बहुत गलत हो गई। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, मेरे को तो मतलब है ही नहीं, मेरे लिए तो लोग वैसे ही मर गए, तो जिए मरे मेरे को कोई मतलब नहीं, मेरे को कोई लेना देना ही नहीं उन लोगों से, मेरे को कोई रिश्ता नाता रखना ही नहीं उन लोगों से। फिर ये चीज़ें वैसे ही चली गई। हुआ ये कि जब मेरी बेटी हुई वहाँ पता चला तो ना कोई देखना, ना कोई पूछना, ना कुछ भी नहीं। हॉस्पिटल में बस ना किसी को भिजवा करके मेरी बेटी की फ़ोटो ली गई जो फेसबुक में पोस्ट करनी थी। अब पोस्ट करे तो उस पर कैप्शन लिख करके कि मेरे घर की लक्ष्मी। तो इन्होंने फ़ोन लगाया कि तुम किस हक़ से मेरी बेटी की फ़ोटो डाले और ये कैप्शन डाले हो कि मेरे घर की लक्ष्मी। 2.5 साल से हम कैसे जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे रह रहे, तुम पूछे, कभी देखे, कुछ नहीं। तुम लोग आते तो मैं सब भूल जाता। एक ये लाइन थी ना जो कंटिन्यू हर लाइन के बाद ये जुड़ रही थी कि तुम लोग आते तो मैं भूल जाता, तुम लोग आते तो मैं भूल जाता। वही चीज़ें हुई, जैसे एक यहाँ से हिंट था कि तुम लोग आओ, और लोग आए तो ना जो चीज़ें उन लोगों ने मेरे से उतरवाई थी घर से निकालते वक्त, वो सारी चीज़ें वो ले कर के आए। 2.5 साल की सारी बातें क्लियर हुई, लेकिन ये था कि यहाँ से जाने के बावजूद भी, मतलब ये सारी चीज़ें क्लियर होने के बावजूद भी मुझे ये बोला गया था कि ज़रूरत नहीं, फ़ोन में बात करने की भी ज़रूरत नहीं, हमको उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना है, तुम फ़ोन में भी बात मत करो, उनसे कोई रिश्ता मत रखो, और ये सामान तो हम लौटाएंगे और उनसे हम कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। बस ये हुआ। फिर 2 तारीख से 14 तारीख तक डेली सुबह 6-7 बजे मुझे फ़ोन आता था, और बस एक ही चीज़ कि उसको समझा, तू बोलेगी तो मान जाएगा, उसको समझा, बोल कि वापस आ जाए, उसको जैसे रहना वो रह लेगा, उसको जो सही लगे वो कर लेगा, हम उसकी ज़िंदगी में कोई रोक टोक नहीं करेंगे, अपने हिसाब से ज़िंदगी जिए, उसका भी घर है, उसका भी हक है, उसको बोल, उसको समझा, तू बोलेगी तो वो मान जाएगा। ये चीज़ें थी। और सुबह 6 बजे 6-7 के बीच फ़ोन आता था डेली, और बहाना क्या रहता था कि बेटी का मुंह दिखा दे, तो बच्चे का मुंह देख करके दिन शुरू करेंगे तो दिन बहुत अच्छा जाएगा, जिसमें बच्चे को बिल्कुल नहीं देखा जाता था, बस वो एक पॉइंट रखना है और फ़ोन करने का एक बहाना करना है। ऐसा हुआ। ये 2 तारीख से 14 तारीख तक डेली ये चीज़ होती रही, डेली। फिर 15 तारीख को मेरी बेटी की मम्मी लोग, मतलब मेरे मम्मी पापा 15 तारीख को मेरी बेटी की वेलकम पार्टी दिए थे, काफ़ी ग्रैंड तरीके से उन लोगों ने किया सब कुछ के। इवन उस पार्टी में इनवाइट करने भी मना कर दिया गया था कि कोई ज़रूरत नहीं उन लोगों को इनवाइट करने की। आ गए तो क्या मैं सब कुछ भूल गया? मैं कुछ नहीं भूला हूँ।
जबकि फ़ोन करके खुद ही बुलाए थे कि तुम लोग आते तो मैं भूल जाता। फिर वो चीज़ हुई, पार्टी हुई, 15 तारीख को पार्टी हुई। पापा इनवाइट करे, बोले कि देखो ये आप लोगों का फैमिली मैटर है भाई, वो मेरी बेटी की शादी के बाद पहली बार आए हैं, तो देखिए मैं तो इनवाइट करूँगा ही, भले आपको इस चीज़ को लेकर के मुझसे नाराज़ होना तो आप हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इन्वाइट करूँगा। फिर पापा अपनी ज़िद में इन्वाइट करे, वो लोग आए, सब कुछ अच्छा था, सब बढ़िया था। इवन पार्टी वाले दिन भी कि मुझे ऐसा बोला गया ना कि देख कैसे देख रही है तेरे को, देख तू डांस कर रही तो तेरे पे मतलब तू डांस कर रही तो देख तेरे से कितना चिढ़ रही है, देख कैसे मुंह बना रही है, और अपनी ही मम्मी के कैरेक्टर के बारे में और माँ बहन की गाली दे करके वहीं पार्टी में ही ना इन लोगों को भगाओ, इन लोगों को भगाओ, इन लोगों से हमको कोई रिश्ता नहीं रखना। मैं पहले भी बोला हूँ हमको इनसे कोई रिश्ता नहीं रखना है, तुम इन लोगों को भगाओ। चीज़ें ऐसी चली। फिर 15 को आके भी वही चीज़ की हमको इनसे रिश्ता नहीं रखना है बोल दिया ना, पार्टी ख़त्म हो गई ना, अब ज़्यादा अगर आप लोग करोगे तो मैं अपनी बेटी आपकी बेटी लेके चले जाऊँगा और जीवन में कभी यहाँ नहीं आऊँगा। तो उस वक्त हम समझ रहे थे गुस्सा है करके, हमने कुछ नहीं बोले, ठीक है चलो ठीक है। तो फिर 16 ऐसे ही गया कि कुछ गेस्ट ऐसे थे जो नहीं आ पाए थे तो उनसे मिलना और गिफ्ट्स वगैरह अरेंज करना इसमें चला गया। अब 17 को ना मैं कॉल करी शाम को ये बोलने के लिए कि मैं आपको पैसे ट्रांसफ़र करी हूँ, आते वक्त आप अंशा का डायपर लेते आना। बट बात उस वक्त मेरी हो नहीं पाई, फ़ोन बिज़ी आया, तो मैं सोची कि चलो और टाइम सुबह फ़ोन करते हैं, अभी बच्ची खेल भी रही है तो मैं वीडियो कॉल में एक बार दिखा देती हूँ। तो मैं वहाँ कॉल करी, दोनों का नंबर सेम टाइम पे बिज़ी। मेरे को समझ तो आ गया था कि बातें हो रही हैं, लेकिन मेरे को ये बताया जा रहा है कि बातें, क्योंकि फ़ोन मुझे यही बोल के किया जाता था कि ये मेरे से बात नहीं कर रहा, उसको बोल मेरे से बात करेगा। समझ में आ गया था मेरे को कि बातचीत हो रही है, बट उस वक्त मैं बहुत खुश थी इस चीज़ को लेके कि लास्ट 2.5 साल से जो कोशिश मैं कर रही हूँ वो मेरी बेटी के आने मात्र से हो जा रही, फैमिली एक हो रही है, बहुत अच्छी चीज़ है जो। तो उस वक्त मैं उस चीज़ को पॉइंट नहीं करी, समझ सब आ रहा था, लेकिन मैं कुछ भी नहीं बोली कि चलो बनती बात को क्यों बिगाड़ना। ये हुआ। फिर 17 को जब उनसे मेरी बात नहीं हो पाई, दोनों का फ़ोन बिज़ी आया, तो घर से कोई कॉल बैक नहीं आया, कोई कुछ नहीं हुआ, बस घर आए ना तो 10-15 मिनट रुक करके एकदम सडन बोलते हैं कि मेरी मम्मी बहुत रो रही है, बहुत रो रही है मेरी मम्मी कि घर आ जा वापस, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा ये सुन के। तो मैं बोली कि मैं तो आपको पहले भी बोली, आपकी तो आदत है कि पहले रुलाओगे फिर बात को समझोगे, ये चीज़ आप मेरे साथ भी करते हो। आज मैं इतने दिनों से आपको बोल रही हूँ तो आपको समझ में नहीं आ रही थी चीज़ें, अब आज जब मम्मी को रुला लिया तब आपका जी भरा, मैं ऐसे ही बोली। वो हुआ। फिर मतलब बातें यहीं पे, मतलब ये बात कोई कंटिन्यू नहीं हुई, बात यहीं ख़त्म हो गई। उसके बाद सब कुछ नॉर्मल था। 18 को ऐसा हुआ कि ना मतलब एक बिहेवियर थोड़ा चेंज होने लग गया। 18 को चिड़चिड़ापन, जो जा कर के ऑफिस जा कर के बात करना, ऐसा होता था कि लंच टाइम पे अंशा को वीडियो कॉल पे रख के मैं खाना खा रहा हूँ, उसको देखता रहूँगा, मैं खाना खाते रहूँगा, ऐसा होता था। वो कुछ नहीं हुआ। 18 को वो बंद, एकदम से बंद ना। मैं अंशा की तरफ देख रहे थे ना, अंशा से बात कर रहे थे, गोद में लेना तो बहुत दूर की बात। नहीं तो ऐसा होता था कि जब से हम यहाँ आए थे मम्मी के घर, इवन मालिश वाली भी आती थी ना तो उसके सामने भी बैठ जाते थे कि मेरी बेटी को इतना रुला रहे हैं, ये कैसी है, मतलब मालिश वाली को उल्टा सीधा बोलने लगते थे। तो हम लोग समझाते थे कि देखो ऐसा नहीं, बच्चे रोते हैं, और अंशा के साथ आज भी उसको कोई टच नहीं करना चाहिए, ये चीज़ें हैं। मतलब इतना उस टाइम कंसर्न होना बेटी को लेकर के, इतने मतलब पूछो मैम, मेरी बेटी को रुला रहे, मेरी बेटी को ऐसा। अब 16, 17, 18 को ऐसा हुआ ना कि चीज़ें ना बहुत चेंज हो गई थी। अब ना मेरे बारे में बात करना, ना अंशा के बारे में पूछना, जाने के बाद मतलब ऑफिस जाने के बाद ना कॉल करना, मतलब बहुत ही अजीब सा बिहेवियर था। मेरे को समझ में आ रहा था बट मैं कुछ बोलना नहीं चाहती थी उस वक्त। अगर मैं कुछ भी बोलती तो चीज़ें बिगड़ जाती, मेरे को ऐसा लग रहा था कि अभी चीज़ें बिगड़ जाएंगी। ऑफिस से आने के बाद कहते हैं कि मेरा ना मन नहीं लग रहा है यार, यहाँ मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं बोली हाँ मैं समझ तो रही हूँ क्या हुआ है वो नहीं पता, लेकिन कुछ तो हुआ है। हाँ यार मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं जाऊँगा, ऐसा बोले। तो मैं बोली कि ठीक है बट अभी तो जा नहीं पाएंगे भाई, अभी होली के पहले मम्मी जाने नहीं देगी, अंशा इतनी छोटी है और मैं भी ऑपरेशन वाली हूँ, मैं अकेले सब चीज़ मैनेज नहीं कर पाऊँगी, हो नहीं पाएगा, तो कुछ दिन रुक जाओ फिर चलते हैं अपन। नहीं यार मैं तेरे को बोल दिया ना, मतलब टोन वोन एकदम चेंज हो गया, मैं तेरे को बोल दिया ना यार मैं नहीं रुकूँगा, तू मेरे को ज़बरदस्ती मत कर। जबकि मैं कुछ बोली ही नहीं थी उस वक्त। मैंने चलो ठीक है, समझ में आ रहा था कि गुस्से में हैं, चीज़ें कुछ और चल रही है, तो चलो ठीक है एक काम करो, 2 दिन का वक्त दो, मैं सारी पैकिंग वगैरह कर लेती हूँ मेरी और अंशा की, फिर अपन चलते हैं। 19 तो ऐसे ही गया। फिर 20 को ना मतलब बहुत अजीब तरीके से मेरे को उठाया, बहुत गुस्से में मेरे को उठाया कि उठ, तेरे को उठना नहीं क्या, मेरे लिए तेरे को कुछ करना नहीं, मेरा टिफ़िन पैक नहीं करना है, तू कुछ नहीं करेगी मेरे लिए। मैं हड़बड़ा के उठी कि क्या हुआ, हाँ हाँ चलो चलो मैं आ रही हूँ चलो करके। तो मैं आई हड़बड़ा के, बोली हाँ टिफ़िन तो रेडी, क्योंकि मम्मी तो डेली टिफ़िन रेडी कर देती थी। तो मम्मी भी बोली कि बोले नहीं वो नहीं ले जाऊँगा, बोल रहे पता नहीं क्या हो गया है।
उसमें क्या हुआ था कि जब ये लोग आए थे ना अंशा को देखने, तो जो जो चीज़ें इन लोगों ने मेरे से उतरवाई थी ना, वो सारी चीज़ें लेकर के आए थे। और साथ में जो डिलीवरी के बाद जो लड्डू खाते हैं ना, वो चीज़ भी ये लोग लेके आए थे, लड्डू और घी, ये 2 चीज़ें वो लेकर के आए थे। और उसको यही इंसान थे जो बाहर आंगन में रख कर के आए थे कि नहीं, इसकी छाया भी तेरे पे मत आने देना, नहीं तो मेरे बच्चे पे भी असर करेगा। न जाने उन लोग क्या करके लाए हैं क्या नहीं, बिल्कुल नहीं खाना तू इन सब चीज़ों को। अब 20 की सुबह जब मेरे को गुस्से में उठाए ना, तो बोलते हैं कहाँ है मेरी माँ के घर का लड्डू, कहाँ है, मैं लेके जाऊँगा उसको टिफ़िन में पैक कर मेरे लिए। हाँ ले जाओ, आप ही तो मना करे हो, मेरे को भी खाने मना करे, खुद भी नहीं खाते हो। मैं तो आपको पहले भी बोली हूँ कि ऐसा मत करो, लेकिन आप ही नहीं माने। मैं बोल दिया ना, अब मेरे से तू बहस मत कर, चुपचाप जो बोल दिया उतना कर। एकदम मतलब रफ टोन में आ गए। बट मैं उस वक्त भी कुछ नहीं बोली, मैंने चलो ठीक है ना, ले जाओ, मैं तो पहले भी बोली हूँ आपको। वो लड्डू लेकर के गए टिफ़िन में, टिफ़िन ना ले जा करके सिर्फ लड्डू लेकर के गए। यहाँ से गए ना, तो उसके बाद ना पहुँचने का कोई मैसेज ऐसा था कि मतलब 18-19 तक ना, कि मैं अगर कॉल करूँ या मैसेज करूँ तो रिप्लाई तो एटलीस्ट आ रहा था कि हमें पहुँच गया हूँ ऑफिस या क्या है, कुछ चीज़ें हो रही थी। अब भी इसको क्या हुआ ना कि ना कोई मैसेज, ना कोई कॉल, ना कुछ भी नहीं। और मैं उस दिन ना छोड़ दी, मैंने देख लेती हूँ भाई, ज़बरदस्ती भी इतना करना अच्छी बात नहीं, मूड बहुत ख़राब है, चीज़ें मेरे को बिगड़ती दिख रही, तो मैं भी शांत रहती हूँ। मैं कोई कॉल मैसेज कुछ भी नहीं करी, चुप रही। अब उस दिन बस शाम को एक बार कॉल करे कि मेरे को लेट हो जाएगा, मैं लेट से आऊँगा, मेरी ट्रेन छूट गई है। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो रात के 10 पौने 10 बजे करीब आए। जो इंसान शाम को 6 साढ़े 6 तक आ जाते थे कि मतलब बेटी से ज़्यादा देर दूर नहीं रहूँगा, वो पौने 10 बजे रात में आए। बट उस दिन भी मैं इस चीज़ को ऐसे ली कि हो सकता है भाई ट्रेन मिस हो गई होगी, कुछ काम होगा, बिज़ी हो गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आए, आ करके वो इंसान जो 18-19 को नहीं किए थे, वो अब 20 को एकदम चेंज, बात ही नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे, नाश्ता कर लो, खाना खा लो, कोई भी चीज़ें नहीं। करते 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 मतलब वो जो 10-11 बजे से जो शुरू हुई चीज़ें, वो रात के ना 1:30-2 बजे तक चली। ना मैं खाना खाई, ना वो खाना खाई। मैं कंटिन्यू पूछ रही हूँ हो क्या गया, क्या बात है। लास्ट में बस ना 2 बजे रात में बोलते हैं कि मैं तुम लोगों के साथ नहीं रहूँगा, मैं तुम लोगों के साथ नहीं रहना चाहता, मैं अपने माता पिता के साथ रहूँगा। मैं इतना खर्चा नहीं उठा सकता बेटी का, ये डाइपर, ये फार्मूला मिल्क और सारी चीज़ें मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं नहीं रहना चाहता, मैं रहना ही नहीं चाहता तुम लोगों के साथ। तो मैं एकदम शॉक्ड हो गई कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो बोली और हम दोनों, आप बोल रहे हो कि मैं अपने माता पिता के साथ रहूँगा, तो और हम दोनों, क्योंकि आप चलो नहीं बोल रहे हो और हमारी कोई बात नहीं कर रहे हो, आप मैं बोल रहे हो। तो हाँ, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, कौन क्या करेगा मेरे को उससे कोई मतलब नहीं, बस मैं मेरे माता पिता के साथ रहूँगा, मैं इतना जानता हूँ। मैं वापस बोलना शुरू करी कि यार आप कैसी बात कर रहे हो भाई, बच्ची है, मैं हूँ, हम लोग कहाँ जाएंगे। तो नहीं, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं, मैं वो सब नहीं जानता। ये हुआ और फिर उसके बाद चुप, कुछ बोल ही नहीं रहे। मैं सारी रात उनसे बोलती रही। तो वो बात होते होते 2 से 4 हुई, 4 से 6 हो गया, सुबह हो गई। नेक्स्ट डे हमको 21 जनवरी को अंशा के फर्स्ट वैक्सीनेशन के लिए शंकरा जाना था। वही हुआ, फिर पूरे रास्ते भी मैं बात कर रही हूँ, कुछ बोल नहीं रहे हैं। वहाँ जब हॉस्पिटल में पहुँचे तो मतलब हमको छोड़ करके वो सीधे बाहर मेडिकल के पास। तो ना अंशा के साइड देखना, ना मेरे साथ रहना, मतलब मैं अकेले गई, वैक्सीनेशन सारा कुछ हुआ, कुछ बोल ही नहीं रहे। मैं इतना कुछ पूछ रही हूँ, कुछ बोल ही नहीं रहे, एक भी चीज़ का कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं। तो मैं बोली चलो ठीक है, एक काम करते हैं, अपने घर चलते हैं, हम वहाँ जा कर के बात करते हैं कि जो भी चीज़ें हम वहाँ बैठ कर के क्लियर कर लेंगे। तो उन्होंने हाँ बोले ना बोले, हम घर गए, क्योंकि शंकरा से जस्ट पीछे ही हमारा घर था जहाँ हम रेंट पे रहते थे। तो वहाँ पे ये हुआ कि मैं अंशा को बेड पे लेटाई और हम लोग बात करते हैं। मैं बोली 2 मिनट में हैंड वॉश करके आ रही हूँ। उतने में ना अंशा बहुत रोने लगी, क्योंकि वैक्सीनेशन होते से अंशा को बहुत ज़्यादा फीवर हो गया था और अंशा कंटिन्यू रो ही रही थी वहाँ से। अंशा बहुत ज़्यादा रो रही थी ना, उसको पलट के नहीं देख रहे हैं, उसकी तरफ नहीं देख रहे हैं। मतलब अंशा इस साइड थी तो उनका फेस इस साइड था, विंडो के साइड देख रहे हैं, देख ही नहीं रहे अंशा की साइड। बस मैं जाऊँगा। मैं ठीक है, ये आपका फ़ाइनल है? तो बोलते हाँ मेरा फ़ाइनल है। मैं आपका आखिरी फ़ैसला है? तो हाँ ये मेरा आखिरी फ़ैसला है। मैं अंशा को गोद में ली थी, मैं सामने करके मैं बोली आप तो बोलते थे ना इसको गोद में लेकर के आपकी थकान मिट जाती है, तो जब 3 दिन से उसको गोद में ले लिए हो, उसकी तरफ देख नहीं रहे हो, ये क्यों कर रहे हो आप? और मैं रोने लगी बोलते बोलते कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा मत करो। आपको अगर मेरे से कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, तो पंचायत से मत निकालो ये चीज़, मेरे से बोल लो, लड़ लो, बात कर लो। बस वहाँ से निकले और जाकर के अपनी सारी पैकिंग करना शुरू, सारे बैग्स वैग्स निकाल के अपना सारा डॉक्यूमेंट्स, अपना सब कुछ, मतलब क्या दिमाग में चल रहा था क्या नहीं वो ही जाने। बट बस मैं जा रहा हूँ के रट में, मतलब बोले कुछ भी नहीं, मतलब वो सारा कुछ पैकिंग वैकिंग करने लगे। मैंने कहा चलो ठीक है, जब ये नहीं मान रहे तो मैं क्या कर सकती हूँ, कुछ नहीं कर सकती। मैं वहाँ से ना बस कॉल करना शुरू करी वहाँ कि भाई देखो ऐसा हो रहा है, आपके बेटे मेरे को बोल रहे कि नहीं रहूँगा साथ में, तो ये चीज़ें उनको भी पता रहनी चाहिए। कल चल के तुम एक और नया इल्ज़ाम लगा दोगे। आज तक तो ये बोलते थे कि मेरा बेटा हाथ पकड़ के ले गई, मेरे बेटे को न जाने क्या क्या खिलाई पिलाई, तो अब कल चल के मेरे को और कोई इल्ज़ाम लगा दोगे। सच्चा मैं क्लियर कर देती हूँ भाई ये चीज़।
फ़ोन लगाई तो फ़ोन वहाँ कोई रिसीव ही नहीं कर रहा है। ऐसे कॉल करते करते मेरे को 15-20 कॉल हो गए। फिर वहाँ पापा के नंबर पे लगाई तो जैसे मेरा कॉल जाए ना तो फ़ोन बंद हो जाए। ऐसे करते करते फिर हम मतलब जहाँ रेंट के घर से रहते थे हम वहाँ पहुँच गए। और पहुँचे कैसे, अब इन्होंने बोल दिया ना, मेरा दिमाग पूरा आउट हो गया और मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही हूँ कि अब मैं क्या करूँ। कुछ भी समझ उस वक्त आ ही नहीं रहा था कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। मतलब ब्लैंक थी मैं, एकदम ब्लैंक थी कि मैं क्या करूँ। अब क्या हुआ ना कि जब हमको आना था रायपुर, वो लेके जा रहे थे अपने घर साइड, तो ड्राइवर को ऐसे इशारे में बता रही इधर चलो इधर चलो इधर चलो। जब मैं सोसाइटी के गेट पे पहुंची ना, मतलब मैं क्लियर हो गई थी कि मेरे बोलने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, अब कुछ भी नहीं सुना जा रहा है, छोड़ो जान दो, मैं चुप हो जाती हूँ। मैं चुप हो गई और अंशा कंटिन्यू रो रही थी, मैं रोती जा रही थी, समझ भी कुछ नहीं आ रहा था कि मैं करूँ क्या। तो जब मैं गाड़ी से उतरी ना तो सारे बैग्स, मतलब वो अपने सारे बैग लेकर के घर के सामने खड़े थे। मैं आवाज़ दे रही हूँ, कोई बाहर नहीं आया। जैसे वहाँ से आवाज़ दिए कि मम्मी आ जाओ बाहर, तुरंत बाहर आ गए, दोनों के दोनों बाहर आए। कोई चीज़ नहीं, हाँ क्या, ऐसे एकदम नॉर्मल जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तो मैं रोते रोते और बहुत तेज़ आवाज़ में मैं बोली, मैं कब से आप लोगों को फ़ोन लगा रही हूँ, आप लोग मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो। अरे नहीं, वो मैं ना सो गई थी, 1-1:30 बजे ना, दोपहर के 12 से 1:30 के बीच की बात है। और मैं वहाँ 45 दिन रह के देखी हूँ, मेरे को पता है कि कौन किस समय सोता है, क्या है, मेरे को सब कुछ पता है। बट समझ आ गया था कि ये सब कुछ प्लानिंग चल रही है, मेरे पीठ पीछे बहुत कुछ प्लान हो चुका है। तो बस मैं उस वक्त यही बोली, पहले देखो ये ऐसा ऐसा बोल रहे हैं कि हमारे साथ नहीं रहूँगा बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं कि बेटी का खर्चा नहीं उठा सकता, मैं तुम लोगों के साथ नहीं रहूँगा, मैं अपने माता पिता के साथ रहूँगा। इतनी बड़ी बात बताने के बाद भी वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं, कुछ भी नहीं, एक शब्द भी नहीं बोला गया। और मैं बोल रही हूँ ना कि आप बोलो ना, कुछ तो बोलो, आप क्यों कुछ नहीं बोल रहे हो, आपकी बात मानते इतना कुछ हो रहा है, आप कुछ तो बोलो। तो ऐसे कि जैसे सब कुछ नॉर्मल, बस मेरे मुंह को ऐसे देखा जा रहा है। और मैं बोली आप कुछ बोलो ना, तो बोलते हैं कि देखो भाई तुम लोग अपना मियाँ बीवी का अपना निपटो, मेरे को कोई मतलब नहीं, मेरे को बीच में मत घसीटो। और वैसे भी मैं अपनी तैयारियों में लगी हुई हूँ, मैं अपने में बिजी हूँ, मेरे को ये सब चीज़ों में तुम लोग मत। तो मतलब तब फिर सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि यहीं से सारा कुछ प्लान हुआ है, यहीं से सब चीज़ें की गई है, वो मेरे को समझ में आ गया। मैंने चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इतनी बड़ी चीज़ हो जाने के बाद भी आज आप कुछ नहीं बोल रहे हो, तो मैं आपको आज एक चीज़ बोल दे रही हूँ कि आप जो जगह जगह 2.5 साल मेरे को बदनाम करे ना कि मेरा लड़का लेके चली गई, हाथ पकड़ के मेरा लड़का ले गई और मेरे बेटे को क्या खिलाई पिलाई, तो देखो मैं आपके लड़के को ना कुछ खिलाई पिलाई थी ना, मैं आपके बेटे को हाथ पकड़ के लेके गई थी। ये चीज़ आपको भी पता है, मेरे को भी पता है और भगवान को भी पता है, ठीक है। साक्षात जिसकी बात चल रही है उनको भी ये बात पता है। तो मैं आपका बेटा हाथ पकड़ के तो नहीं ले गई थी, ये देखो आज आपका बेटा आपके सामने सही सलामत छोड़ दे रही हूँ, कल चल के आप मेरे को और किसी चीज़ को लेके बदनाम मत करना। मैं इतना बोली और रोती रोती मैं अंशा को लेकर के चली आई। अब मैं वापस वही रेंट वाले घर आई, मैं मम्मी और बहन को भेज दी वापस कि आप लोग जाओ, मैं यहीं रहूँगी, मैं कहीं नहीं जाऊँगी, क्योंकि मेरा शुरू से ये था कि मैं मायके में नहीं रहूँगी। ये चीज़ मैं आगे के ब्लॉग्स में बताऊँगी कि ये वाली बात भी हमारे बीच एकदम क्लियर थी। मैं पहले ही बोली थी कि मैं मायके में बैठी हुई नहीं कहलाना चाहती, मैं मायके में नहीं रहूँगी। कल रोती रोती निकल तो गई थी वहाँ से, लेकिन अब मेरा मन एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया था इस चीज़ को कि हम लोगों को छोड़ दिया गया है। फिर मैं यहाँ आई रेंट वाले घर में, मैं 21 से 25 तक वहाँ रुकी। मैं कंटिन्यू इन लोगों को कॉल करी, बेटे को मैं 300 कॉल करी, मम्मी को मैं 150 कॉल करी, और मतलब मेरा फ़ोन कोई उठा ही नहीं रहा था। जितनी बार कॉल कर रही थी ना, वो फ़ोन को बंद कर देते थे, या तो कॉल रिजेक्ट, मतलब मेरा नंबर रिजेक्ट लिस्ट में डाल देते थे। तो उनके घर के सामने जो रहते थे ना, मैं उनको बोली कि एक बार आप मेरी बात करवा दो उनसे, बात करूँगी तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, प्लीज़ एक बार मेरी बात करा दो। और वो जिनसे मैं हेल्प मांगी ना, वो खुद आज कितने सालों से सिंगल मदर हैं, उनकी खुद की 2 बेटियां हैं। उस वक्त उनकी बड़ी बेटी प्रेग्नेंट थी, उस वक्त उन्होंने मेरी कोई हेल्प नहीं करे, हेल्प में सिर्फ इतना ही चाहिए था कि बात करवा दो। इवन मैं उनको भी कॉल करी जिन्होंने मेरे से लड़के की गारंटी लेते कि लड़के की गारंटी हम लेते हैं, फ़ोन वो भी नहीं उठाए। फिर 2-3 दिन बीत गया था, तो यहाँ मेरे घर वालों को भी पता चला, मामा को भी पता चला। तो मेरे मामा पूछे सारी बातें, मैंने पूरी 2.5 साल की पूरी बात बताई, ऐसा हुआ ये हुआ, सारी चीज़ें क्लियर हुई। बोले चलो ठीक है बेटा, मैं भाई तुम कितना भी हो बच्चे ही हो, मैं बड़ा हूँ, मैं बात करता हूँ, मैं चीज़ें हैंडल कर लूँगा। क्या हुआ कि मामा जब बात करें ना, तो मामा को कहते हैं कि अभी मेरी मम्मी नहीं है, मम्मी आएगी तो मैं पूछ के बताऊँगा कि बैठ के बात करना है या नहीं। उसके बाद वो कभी कोई कॉल नहीं आया, कोई मैसेज नहीं आया, आज की डेट तक तो कोई कॉल मैसेज नहीं आया है। फिर जब ये हुआ ना, तो बात मामा बताया ऐसी ऐसी बात है। तो मैं बोली मामा एक बार आप एक हेल्प आप कर दीजिए कि उनको बोलिए मेरा एक बार फ़ोन उठाए, मैं बात कर लेती हूँ उनसे। तो मामा के कहने पे जब फ़ोन उठाया ना, तो उठाते सहित मेरे को बोलते हैं क्या है यार, तेरे कारण मेरा दिन ख़राब हो रहा है, बोल दिया ना एक बार, अब सब ख़त्म, अब कोई मतलब नहीं है, ऐसा बोले और कॉल कट। फिर मैं वापस वही चीज़ें हुई, मैं वापस व्हाट्सएप में कर रही हूँ, मैसेज कर रही हूँ, कोई चीज़ का कोई रिस्पॉन्स नहीं। तो मैं वॉइस नोट भेजी कि आपको सब कुछ पता है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, एक बार सुन लो, मेरा सारा सामान रायपुर जा रहा है,
क्योंकि ऐसा था कि 4 दिन तो मेरी बात मम्मी पापा मान गए, लेकिन अब पापा ये बोल दिए थे कि बेटा अब हम लोग अकेले तेरे को नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि ना वहाँ का रेंट पे हुआ था, ना बिल्स पे हुए थे, सारा कुछ मेरे को करना था वहाँ से, मतलब करके मेरे को वहाँ से आना था। और मैं जॉबलेस थी उस वक्त, मेरे पास ना कोई जॉब थी ना कुछ नहीं, कैसे सब चीज़ें होती। मतलब मैं यहाँ रो रही हूँ, अपने पति को मना रही हूँ, और भी लोगों को मैं सबको मना रही हूँ, सिर्फ मैं रो रो के मना रही हूँ कि चीज़ें हो तो गई है, लेकिन एक बार बैठ के बात कर लो, एक बार बैठ के बात कर लो। बहू बेटा का घर तोड़ के बढ़िया इंसान घूमने गया है, खूब मज़े से एंजॉय कर रहा है, और बोलने पे ये बोल रहे हैं कि मेरा ट्रिप बर्बाद मत कर, मेरे को बार बार कॉल मत कर, मेरे को डिस्टर्ब मत कर। चीज़ें ऐसी हुई। फिर 25 को मैं यहाँ रायपुर आ गई, और हमारे घर से जस्ट थोड़े ही दूर में एक रिजॉर्ट है, वहाँ 4 फरवरी को ये लोग आए, पूल पार्टी हो रही थी, खूब एंजॉय किया जा रहा है, और मेरे को दिखाया जा रहा है बाकायदा स्टेटस में। और वो भी कैसे कि जब जब स्टेटस दिखाना है तो मेरे को अनब्लॉक किया जा रहा है, फिर वापस मेरे को ब्लॉक कर दिया जा रहा है, ये चीज़ें। और मैं अनब्लॉक होते सही था, मैं बस मैसेज करना, ट्राई करना कि बात हो जाए, मैं यही ट्राई कर रही थी। ये चीज़ें ऐसी गई, फरवरी मार्च अप्रैल से करते 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 लास्ट अगस्त में मेरी बात हुई। तो पहला रिप्लाई यही आया गाली के साथ कि बिना पिता के बेटी पाल और बिना पति के ज़िंदगी ढाल, और गाली के साथ ना, और फिर मेरे को ब्लॉक कर दिया गया। फिर कुछ टाइम बाद मतलब वही अक्टूबर नवंबर की बात है, फिर वही जब मैं अनब्लॉक होती थी तो मैं मैसेज करती थी, बोलती ही थी, तो वहाँ से ना एक रिप्लाई फिर आया। तो रिप्लाई कभी वहाँ से आता नहीं था, ऐसे ही आए तो टॉन्टिंग गाली इस टाइप की चीज़ें होती है। और उस दिन भी एक रिप्लाई आया, तो यही आया कि माँ बहन वाली गाली में बहन की गाली दे करके मेरे को बोले कि सी यू इन कोर्ट, और तेरी जात तो मैं पहले ही जानता था, तेरी औकात भी आज देख लिया। जो इंसान मेरे से आप छोड़ के कभी बात नहीं करते थे, वो वहाँ जाते ही तू तड़ाक माँ बहन की गाली इस टाइप के टोन में आ गए थे। ये चीज़ें ऐसी चलती रही। फिर आया मेरी बेटी का बर्थडे, मतलब कांटेक्ट तो हमारा था ही नहीं, बस जब जब मैं अनब्लॉक होती थी ना तो मैं ऐसे ही मनाने की कोशिश करती थी, और वहाँ से हमेशा ऐसे ही रिप्लाई आता था। फिर आया मेरी बेटी का बर्थडे, जो मेरी ज़िंदगी का आखिरी ट्राई था। उस दिन मैं बहुत इंतज़ार करी कि आएंगे, बात करेंगे। कि देखो, एक हस्बैंड होकर के तुम सही नहीं हो, जो भी तुमने चीज़ें की, लेकिन एक फ़ादर होने के नाते तो तुम करोगे। मेरे को ये लगा था कि एटलीस्ट एक फ़ादर हो, ये चीज़ तो तुम रखोगे। और अंशा का फर्स्ट बर्थडे था, उस दिन भी इन लोगों के साइड से कुछ भी नहीं हुआ, इवन ना कोई कॉल ना कोई मैसेज, कुछ भी नहीं। मैं बेवकूफ़ों की तरह जहाँ पार्टी दी थी वहाँ के मतलब वहाँ का एड्रेस मैं अपनी डीपी में सेट कर रही थी कि एटलीस्ट देख करके तो आ जाएंगे, कुछ तो सोचेंगे, कुछ तो बोलेंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बस वो मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन था कि मैं ट्राई करना लास्ट था उस दिन। मैं उसके बाद फिर मैंने ना कोई ट्राई करी, ना कोई बात करी, ना कुछ भी नहीं। फिर उस दिन से मैं इन लोगों से, मतलब अब मैं बोलती हूँ मेरे को इन लोगों से कोई मतलब ही नहीं है। उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा कोशिश की थी, क्योंकि अंशा का बर्थडे मेरे लिए लास्ट था। उस दिन भी मैं कितना कुछ की थी ना, वो मैं जानती हूँ। हर एक डोर खुलने पे मेरे को इंतज़ार रहता था कि आएंगे आएंगे आएंगे। एंड जैसे मैंने डीपी वाली बात बोली, मैं हर एक चीज़ को ट्राई कर रही थी। उस दिन मैं डिसाइड कर ली कि अब बहुत हो गया, अब मेरी बेटी की जो इज्जत नहीं करेगा उसकी इज्जत मैं नहीं करती, मैं कुछ मानती ही नहीं। उस दिन से मन से वो आदमी मेरे लिए मर गया। ना मेरे को उनसे कोई मतलब है, ना मैं उनसे कोई रिश्ता रखती हूँ। इवन उन लोगों ने ही नहीं रखे हैं, उन्हें तो हमसे कोई कांटेक्ट ही नहीं रखे। आज मेरी बेटी 1.5 साल की हो गई, आज उन लोगों ने ये तक नहीं पूछा कि मेरी बेटी जी कैसे रही, रह कैसे रही, मैं कैसी हूँ, क्या है। खैर वो पूछेंगे भी क्यों, उन लोगों ने तो क्लियर कर दिया। उन्होंने क्लियर कर दिए थे कि बिना पति के ज़िंदगी ढाल और बिना पिता के बेटी पाल, ये चीज़ उन्होंने क्लियर कर दी थी। तो चीज़ें ऐसी हुई, और साफ मेरे को भी समझ में आ रहा है कि किसके भड़काने से, किसके बोलने से, किसके करने से मेरा घर टूटा है। क्योंकि लोग मेरा घर तोड़ के, बेटा बहू का घर टूट रहा, बढ़िया तुम कहीं घूमने जा रहे हो, तो ये चीज़ें सारी प्लान मेरे को समझ में आ चुकी थी। बट मैं बोली किसी को भी कुछ नहीं थी, कि मेरे को ऐसा लग रहा था रिश्ता बड़ा है, शब्द बड़े नहीं हैं। फिर अब समझ में आया कि चीज़ें ऐसे प्लानिंग प्लॉटिंग हुई थी, और ये सब चीज़ें हुई। और मेरी वाली स्टोरी जो है वो मैं आगे के ब्लॉग्स में आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। अभी का ये ब्लॉग ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है, कुछ चीज़ें मिस हो गई होगी तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में बता दूंगी। आई होप जिन्होंने मेरे से क्वेश्चन किए थे उनको ये चीज़ें क्लियर हो गई है। एक्चुअली ये ब्लॉग बहुत लंबा हो रहा है तो मैं क्लियर नहीं कर पा रही हूँ, आगे के ब्लॉग्स में मैं और भी चीज़ें क्लियर कर दूँगी। सो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप सपोर्टिंग। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।